नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने के वक्त जैसा कि हर जज के दिमाग में होता है कि कुछ ना कुछ विरासत अपनी छोड़ के जाया जाए। तो संजीव खन्ना ने भी अपनी विरासत की एक झलक, वो किस तरीके की विरासत, किस तरह से लोग चाहते हैं कि उन्हें याद किया जाए, उसकी एक झलक कल पेश की। और कल देर शाम एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी की गई और उस लिस्ट में जजेस के एसेट्स को दिखाया गया। अब आपको बता दें कि 1 अप्रैल को एक फुल जज बेंच ने ये जब ये जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जब कैश मिला था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने ये डिसाइड किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनके एसेट्स को हम पब्लिश करेंगे। तो उसी फैसले के तहत जाने के ठीक पहले, अपने रिटायरमेंट के ठीक पहले, जस्टिस संजीव खन्ना ने ये सुनिश्चित किया उस लिस्ट को जारी करके, क्योंकि ये फुल कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो कि अप्रैल 1 को उन्होंने डिसाइड किया कि जो स्टेटमेंट्स हैं एसेट्स के जजेस के, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए और उसको हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ये 1 अप्रैल को डिसाइड किया गया था। उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में उस समय? 1 अप्रैल को स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स ऑफ जजेस ऑलरेडी रिसीव्ड आर बीइंग अपलोडेड। स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स ऑफ अदर जजेस विल बी अपलोडेड एज एंड व्हेन द करंट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स इज रिसीव्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल देर शाम जो ये लिस्ट थी उसको जारी किया गया। उसमें मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, होने वाले चीफ जस्टिस बी आर गवई, उसके बाद वाले जो चीफ जस्टिस हैं, उनका भी पूरा ब्यौरा सामने है। उसके अलावा भी ये लिस्ट बहुत सिंपल नहीं है। इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एक झलक दिखाएगा कि पूरा जो एक कच्चा चिट्ठा होता है एक तरीके से न्यायपालिका का, उसको संजीव खन्ना ने पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी पब्लिश किया है कि जो पूरा प्रोसेस होता है नियुक्तियों का हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी उन्होंने पब्लिश किया है, जिसमें कि क्या क्या शामिल है। हाई कोर्ट का जो जो कोलिजियम का रोल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने यानी कि राज्य सरकारों ने इस पर क्या इनपुट्स दिए हैं उसके बारे में भी कहा गया है। उसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो केंद्र सरकार है और उनके जो कंसिडरेशंस हैं, उनको भी जन जागरूकता के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे रखा गया है। The proposals approved by the Supreme Court Collegium for the appointment of High Court judges during the period, कौन से कार्यकाल में, 9 नवंबर 2022 से लेकर मई 5 2025 तक, जिसमें कि सारे नाम भी शामिल हैं हाई कोर्ट के, सोर्सेज वेदर फ्रॉम सर्विस और बार, डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और इसके साथ साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत रोचक है, स्पेशल कैटेगरी को भी रेखांकित किया गया है। यानी कि इसमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने माइनॉरिटी हैं और कितनी महिलाएं हैं, एंड वेदर द कैंडिडेट इज रिलेटिंग टू एनी सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हैव आल्सो बीन अपलोडेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। यानी कि जिस एक्सरे की, अगर आपको याद हो कि एक एक्सरे की बात राहुल गांधी ने कही थी कि कास्ट सेंसस एक एक्सरे है, तो जाते जाते संजीव खन्ना जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने न्यायपालिका का एक्सरे एक तरीके से पब्लिक परसेप्शन के लिए सामने रखा है। और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, न्यायपालिका इन एंटायरिटी पर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे कि पारदर्शी नहीं है, सब कुछ बहुत ओपेग है, चीजों को ढांक मूंद कर रखा जाता है। और ऐसे में जब जस्टिस यशवंत वर्मा का जब ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से उनके घर बोरों में भर के नोट्स मिले, उन नोट्स को जला दिया गया, और अभी भी उस केस पर क्या हुआ है ये तो नहीं पता है, लेकिन जाते जाते संजीव खन्ना ने ये जो डिस्क्लोजर्स किए हैं, और ये कल देर रात ये लिस्ट, देर शाम ये लिस्ट सारी आई है, तो सब लोग इस लिस्ट के बारे में इस समय बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात हो रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जस्टिस खन्ना ने अपनी एसेट्स को डिस्क्लोज किया है, जस्टिस बी आर गवई जो कि टेक ओवर करेंगे 14 तारीख को, उन्होंने भी किया है। उनके बाद वाले जो जज बनेंगे जस्टिस विक्रम नाथ, उनके बारे में भी है। तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जो लिस्ट है ये सामने है आपके, और आज इस पर हम विश्लेषण करेंगे इसके बड़े मैसेज पर और कुछ जजेस के एग्जाम्पल्स के जरिए कि हमने क्या उनके बारे में सोचा था और क्या निकला, हम ये भी बात करेंगे। जैसे जस्टिस बेला त्रिवेदी एग्जाम्पल है, उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे है ही नहीं, और जबकि उनको ये माना जाता था कि वो सत्ता के बहुत करीबी मानी जाती है, इस तरीके की धारणा उनके बारे में बनी थी। तो आज इन रोचक जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इस समय हमारे साथ
वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है बहुत-बहुत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और ये जो लिस्ट सर सुप्रीम कोर्ट ने कल देर शाम इसको जारी किया, ये वो लिस्ट थी जिसको देखने के लिए पूरा देश, पूरे सब लोग व्याकुल थे कि आखिर जजेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है। वो एक तरीके से सारा कुछ कल सामने रख दिया। तो क्या ये वाक़ई में न्यायपालिका का एक्स-रे, मैं राहुल गांधी की लैंग्वेज से ये बोरो कर रही हूँ ये वर्ड, कि क्या न्यायपालिका के एक्स-रे की ये लिस्ट है सबके सामने? नहीं नहीं, नमस्कार नीलू जी। देखिए, दो तरह की चीजें उन्होंने डिस्क्लोज की है। एक डिस्क्लोजर किया है जो आपने रेफर किया कि कितने महिलाओं का अपॉइंटमेंट हुआ, कितने ओबीसी का हुआ, कितना एससी और एसटी का हुआ, वो भी केवल दो जजें के चीफ जस्टिस के टेन्योर में। मतलब चंद्रचूड़ साहब और खन्ना साहब के समय में 170 जजेस अपॉइंट हुए हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के समय, और जस्टिस खन्ना के समय 51 जजेस अपॉइंट हुए। वो इसलिए कि चंद्रचूड़ साहब का टेन्योर 2 साल का था, इनका टेन्योर करीब 6 महीने का था। तो उसमें उन्होंने ये ब्रेकअप दिया कि 170 में जो है शेड्यूल कास्ट 7 थे, शेड्यूल ट्राइब 5 थे, ओबीसी 21 थे, और अदर ओबीसी 21 थे, और ओबीसी और बीसी जो थे 23 थे, 28 लेडीज थी, और रिलेटिव्स जो थे वो 12 थे। तो ये इनका जो एक्सरे था उनके सामने में आया, तो ये दो चीज दिखाता है कि जितना ज्यादा हम लोग सोच रहे थे कि अपर कास्ट के लोग इसमें अपॉइंटेड होते हैं, उतना ज्यादा नहीं था। अपर कास्ट का अपॉइंटमेंट अगर आप वो उससे हटा दें रिलेटिव से, तो करीब जो है आप समझिए कि 45% करीब होगा। तो हम लोग सोचते थे कि 60 या 70 या 80% होगा, वो ऐसा नहीं था। महिलाओं को भी हम लोग उसमें नहीं बांटे हैं, वो ले लिया है कि वो माइनॉरिटीज या उसके अंदर में वो आते हैं। तो ये उनका एक्सरे है, डिस्क्लोजर है। सबसे इसमें सिग्निफिकेंट बात यह है कि चंद्रचूड़ साहब के समय 12 रिलेटिव्स जो थे जजेस के अपॉइंट हुए, जबकि खन्ना साहब के समय में केवल 2 का अपॉइंटमेंट हुआ। तो खन्ना साहब ने ये बात जो कही थी कि रिलेटिव्स ऑफ जजेस शुड नॉट बी अपॉइंटेड, उस पर उन्होंने वाकई जो है एक्शन लिया और बहुत कम लोगों को अपॉइंट किया। अब आइए पहले कि ये किस तरह से और क्या बैकग्राउंड में ये खुलासा हुआ, और इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। एक 1997 में एक जजेस के मेमोरेंडम या अग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर में ये कहा गया था कि हर एक जज जो है अपने एसेट्स जो है चीफ जस्टिस को देगा, डिपेंडिंग ऑन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो वो डिस्क्लोजर्स जो है कोर्ट में तो किया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि अन्ना हजारे का मूवमेंट आया, तो उसमें भी बहुत हल्ला हुआ। तो कुछ जजों ने जो है अपनी एसेट डिक्लेयर की और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर प्लेस कर दिया गया। उसके अलावा एक पैरेलल एक और आरटीआई का वो एप्लीकेशन चला सुभाष चंद्र अग्रवाल का, जिन्होंने ये कहा कि आप ये कंफर्म, 2-3 चीजें मांगी, लेकिन मैं केवल एसेट के ऊपर कन्फाइन करूंगा कि आप ये कंफर्म करिए कि हर एक जज ने अपना एसेट जो है चीफ जस्टिस को डिक्लेयर किया कि नहीं किया। तो उसने एसेट्स नहीं मांगे, खाली ये कहा कि डिक्लेयर किया कि नहीं किया। अब ये केस 10-12 साल चला। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उन्होंने कहा हाँ ये इंफॉर्मेशन जो है बताना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का वो रजिस्ट्रार जनरल तो ये भी बताने को नहीं तैयार था कि सब जजों ने अपना एसेट डिक्लेयर किया कि नहीं किया। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो वहां कहा कि नहीं, जजों को अपना, सुप्रीम कोर्ट जजों और सब जजों को अपना एसेट डिक्लेयर करना चाहिए। फिर ये घूमता घामता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और उसका भी जजमेंट जो है जस्टिस खन्ना ने लिखा। आप देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। और जस्टिस खन्ना ने इस राइट को अपहोल्ड किया कि उनको जो है हर एक जज को अपना एसेट बताना एकदम जरूरी है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में वो दे कि नहीं दे, तो उसमें एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू द पब्लिक टू नो। तो इस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट में उसने कहा कि जो जजेस इसमें तैयार हैं कि उनका
वो डिस्क्लोजर हो वो कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन है 81J राइट टू प्राइवेसी के अंदर में, तो उससे ये हुआ कि जो जजेस पहले डिक्लेयर भी कर रहे थे एसेट, वो भी डिक्लेयर करना बंद कर दिए और जो है एकदम वो बातें खत्म हो गई। अब ये जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ इतने ज्यादा एसेट पकड़ाए, तो उसके ऊपर लोगों को ये हो गया कि भाई जजेस तो खाली यही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये हुआ और इन लोगों को भी लगा कि जो है वी शुड एटलीस्ट डिक्लेयर आवर दिस थिंग, कि हमारी छवि इस तरह से, हमने कुछ गड़बड़ भी नहीं किया और हमारी छवि जो है इस तरह से लोग जो है खराब धूमिल कर रहे हैं, तो ये भी बात सही नहीं है। तो इसमें फुल कोर्ट की मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि जो है हम लोग अपने एसेट डिक्लेयर करेंगे। तो इसके संदर्भ में इन्होंने जो एसेट डिक्लेयर किए, तो उसमें शायद 32 जजेस हैं या 31 है, तो उसमें 21 जजों ने जो है अपने पूरे एसेट्स वो सब डिक्लेयर किए। और इसके जो ब्रॉड फीचर्स है जो मैं नहीं, लेकिन जो जिन लोगों ने नहीं किया है अरुण जी, जिन जज, क्योंकि कई जजेस हैं जिन्होंने अभी नहीं किया है, तो उनको क्या अपना डेटा इकट्ठा करके देने में डिले हो गई थी या फिर कोई वजह है जिसकी वजह से नहीं उन्होंने नहीं, किया? अब जब फुल कोर्ट ने डिसाइड किया है तो वो भी डिक्लेयर करेंगे आगे पीछे। तो उनको अब एक बैक अब सब काम छोड़ के अभी तो हाल में तो डिक्लेरेशन हुआ। अब वो भाई जब जजेस अपना एसेट डिक्लेयर करते हैं तो उनको ये भी देखना पड़ता है कि कहीं कोई चीज गलती से छूट ना जाए, है ना। आपकी एक गाड़ी छूट गई या कुछ है तो एक कोई ना कोई वहाँ जो है निशिकांत जैसा आदमी निकलेगा और उस पर वो लटक के जो है बड़े बड़े इल्जाम लगा देगा। तो उसके लिए भी वो जजों को अपना केयरफुल होके, आप देखिएगा जहाँ उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है या जहाँ उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसको कैटेगराइज करके जो है उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन इसमें देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि जिसमें डिक्लेयर हो। अब बहुत सारे जज हैं जिन्होंने, अब एक जज हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी का नाम को लेके जो है, आफ्टर ऑल जजेस हैं तो उनकी भी थोड़ी बहुत प्राइवेसी तो हमको वो करनी चाहिए। तो एक जज हैं, बहुत कम जजों ने जो है अपने 5, 7, 8, 10 साल का पूरा टैक्सेशन की फिगर दी है, लेकिन एक जज ने अपना दिया है। तो उन्होंने मैक्सिमम, जब वो जज थे तो उन्होंने 5.96 करोड़ जो है टैक्सेशन दिया है एक साल में। अब चूंकि दिया है तो उनकी तारीफ भी कर दूं कि नरसिम्हा जो है, जस्टिस नरसिम्हा ने अपने पूरे टैक्सेशन रिटर्न दिखाए हैं और कुल उन्होंने 31 करोड़ रुपया टैक्स दिया। तो ऐसे भी भाई ये सारी कमाई, जब वो वकील रहे होंगे उस समय की कमाई, और अच्छी कमाई भी होती थी, तो मतलब कि इतने ट्रांसपेरेंट वे में उन्होंने कोई चीज छुपाया नहीं और अपने पूरे एसेट्स में कि हम इस साल में तो जितने साल के उनके इनकम टैक्स के थे वो हमने टोटल किए, तो वो करीब 31 करोड़ जो है उन्होंने टैक्स में दिए और 3 साल पहले उन्होंने करीब करीब 6 करोड़ जो है इनकम टैक्स में दी। दूसरी बात हमने देखा कि बहुत सारे जजेस अपने मतलब कि शेयर्स के डिटेल्स नहीं दिए। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा 6 करोड़ के शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड और ये सब में जमा है, तो उसके डिस्क्लोजर की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक पुराना ही है वैसे ब्रिटिश लॉ में कि अगर आपको कोई किसी कंपनी में आप शेयर रखे हैं और वो भले बहुत कम शेयर हो, एक ही शेयर हो या 2 शेयर हो, तो उस कंपनी का मामला आप नहीं सुन सकते। और ऐसा ही मेरे साथ एक बार हुआ जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन चूंकि ये एसेट की बात है तो मैं फिर से बताऊं कि जस्टिस दत्तू ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए थे और हमारा एक केस बहुत बड़ा जो मैं समझता था कि केन्स का जो ऑयल फील्ड राजस्थान में था, वो ओएनजीसी को या सरकार को पहला राइट था उसको लेने का, वो उन्होंने नहीं एक्सरसाइज किया और वेदांता जो अनिल अग्रवाल की कंपनी थी उसको दे दिया। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा तेल का भंडार तो इनको लेना चाहिए था। तो उसके लिए मैं कोर्ट गया। तो जब मैं कोर्ट गया तो जब वो मामला आया जस्टिस दत्तू के यहाँ, तो उन्होंने, चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा नॉट बिफोर मी। मैं उनको इसलिए भी जानता हूं क्योंकि वो कर्नाटका के थे और उनके यहाँ मैं 2-4 बार अपीयर हुआ हूँ PIL वगैरह में, तो मतलब वाकिफ था कि इनको
ये पैसों का, माने वो इनकम टैक्स के वो सरकारी वकील थे, वो थे, तो उनको जो है वो फिगर्स वगैरह ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैं आके बहुत हैरान हुआ कि भाई ये क्यों नहीं सुना। तो जब मैंने लिस्ट ऑफ शेयर्स में देखा उनके एसेट्स से, तो हमने देखा कि उनके वाइफ के नाम पे 200 शेयर ओएनजीसी के थे, और हमारा ये कंटेंशन था कि ओएनजीसी का राइट था, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, तो ओएनजीसी भी पार्टी थी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास शेयर हैं या मेरी वाइफ के पास शेयर हैं, सीधे कह दिया कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। तो उस संदर्भ में ये कह रहा हूं कि अगर हो सके तो जजेस जो हैं अपने कंपनियों के जो हैं शेयर्स के डिटेल दें। अब एक जज हैं तो उनकी वाइफ के पास करीब करीब 15-20 कंपनी में शेयर है, लेकिन कोई भी कंपनी में जो है 100 से ज्यादा नहीं शेयर है, केवल एक को छोड़ के। डीएलएफ में उनकी वाइफ के पास 200 शेयर है, नहीं तो 5, 10, 15, 20 इस तरह टाइप के शेयर है। अरुण जी, जो जो आपने जो लिस्ट देखी, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्लोज किया है, क्या उस लिस्ट में आपको कोई बहुत एक रोचक जज का कोई एसेट नजर आया? ठीक है, उनका वो पर्सनल एसेट्स हैं, लेकिन जिस चीज को लेकर हम बहुत सोच रहे थे, जैसे जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, उनका एक केस है, अ, उस पर क्या कहेंगे? बीवी नागरत्ना है, बेला बेला फाइल ही नहीं। बेला त्रिवेदी जो है, हम जहां तक है कि उनके ना कोई स्पाउस है ना उनके बच्चे हैं, तो उनके पास 2 फ्लैट है, वो भी बहुत बड़ा नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, और एक उनके भाई के साथ जॉइंट नेम में है, और उनके टोटल एसेट्स कैश वगैरह लिक्विड आप ले तो वो 90 लाख रुपए है। आप समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट है। तो शायद ये मानना पड़ेगा कि है बहुत सख्त जज, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो है तो उनके प्रोबेबली जितने एसेट्स हैं वो सबसे कम एसेट्स हैं, जो कि उससे वो लगता है एट अ ग्लांस। अब सबका तो बैठ के हमने नहीं कैलकुलेट किया। तो है एक जज हैं, उनकी मंडी में या कहाँ पे मार्केट में जो है 25,000 स्क्वायर फीट की जमीन है या वो है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा मॉल या वो बाजार में अगर उतनी जमीन है, तो बहुत लोगों की इस तरह की प्रॉपर्टियां जो हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो कि जो उनको मिला है, और बड़े मेटिकुलसली कि इसमें मेरा इतना शेयर है, इतना शेयर है, इस तरह से करके उन्होंने अपना जो है वो दिखाया है। तो कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि जो इनके एसेट्स हैं वो किसी मामले में डिस्प्रपोर्शनेट हैं टू देयर इनकम। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये पूरा प्रेसिपिटेट हुआ मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के बाद, कि इन लोगों को लगा और इन पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। तो एक तरह से जस्टिस खन्ना की यही लेगेसी रहेगी प्रोबेबली, कि इन्होंने जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी की। एक तो उन्होंने वो वीडियो और जो एफआईआर था, या एफआईआर नहीं, या जो भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली की, उसको उन्होंने वेबसाइट पे डाला। और दूसरा कि इन्होंने इसको कंपेल किया, और थोड़ी बहुत जो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, और वो वाजिब भी था कि जजेस आर अपॉइंटिंग देयर ओन रिलेटिव्स, तो उस पर उन्होंने एक बार ब्रेक लगाई। और जो है हर कैटेगरी के लोगों को कि ये हो कि भाई द जुडिशरी शुड आल्सो रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑल दैट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ जजेस हु आर देयर। ऐसा नहीं है कि आप अगर मान ले बहुत ब्रिलियंट हैं तो आप बहुत अच्छे जज हैं। आप जितना ब्रिलियंट शायद चंद्रचूड़ साहब थे, तो उतनी ज़्यादा उनको ख्याति जो है जस्टिस के नाम पर नहीं मिली, कि पीपल थॉट दैट ही यूज्ड हिज ब्रिलियंस इन अनदर वे टू प्लकेट अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ हिंदुत्व, दिस थिंग, राम जन्मभूमि का हो या और कुछ का भी हो। तो जज बनने के लिए आपका एक खाली पैशन होना चाहिए। मैं देखता हूं कि घर में भी अगर डिस्प्यूट होते हैं बच्चों के बीच में या ये, तो जब पेरेंट्स उसको रिजॉल्व करते हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक जजेस एवरी डे। अगर कोई गलत या ये काम करना है या सही करना है, तो यू आर ऑल्सो टेकिंग अ डिसीजन जिसमें कि आप सही काम करना चाहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस बात की काफ़ी डिमांड भी हो रही थी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये लोग खाली मिडिल क्लास का ही
सोचते हैं और एक डाइवर्सिफाइड हमें जुडिशरी चाहिए। तो इसको उन्होंने, वैसे तो यू कैन वर्क इट बैकवर्ड्स एंड फाइंड आउट कि कौन कहाँ से आता है, लेकिन उसमें भी इन्होंने जो ब्रेकअप वगैरह दिया कि इतने ओबीसी हैं, इतने अदर ओबीसी हैं, इतने शेड्यूल कास्ट हैं, इतने शेड्यूल ट्राइब हैं, माइनॉरिटीज एंड वुमेन, ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो है लोग। बात बार बार ये कही जा रही थी कि जुडिशरी में बहुत ज्यादा लोग अपर कास्ट से ही हैं, तो क्या वो मिथ आज इस लिस्ट को देखकर ब्रेक हुआ? नहीं नहीं, मिथ नहीं जाती, इतनी जाती कि जितना हम समझ रहे थे उतना नहीं है, लेकिन है। देयर इज अ क्लियर कट, मोर देन 50% आर फ्रॉम द अपर कास्ट। देयर इज, वो दोनों के टेन्योर में ये बात है। अगर आप लेडीज को हटा दें, क्योंकि उन्होंने एक जगह कैटेगरी लेडीज की भी डाल दी है, तो जैसे 12 अपॉइंटमेंट जो है, शायद खन्ना साहब के समय में दैट विल कम डाउन बिलो 50, माने इट विल बी अपर कास्ट विल बी लेस देन 50%, बट डेफिनेटली नॉट ड्यूरिंग चंद्रचूड्स टाइम। कि एक तो कि मेल डोमिनेटेड है। आप ये सोचिए कि 75 साल के बाद एक नाग रत्ना जो है 1 महीने के लिए फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनेंगी, और वैसे भी आप गिनिए तो यू कैन स्टिल काउंट दी जजेस, फीमेल जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में गए ऑन योर हैंड, इतने कम लोग बने। तो एक जेंडर इक्वालिटी, और आज की तो ये हालत है कि आप किसी भी लॉ कॉलेज में चले जाइए तो महिलाएं जो हैं पुरुष से ज्यादा हैं, और जितने एलिट आप इसमें नेशनल लॉ स्कूल जो हर एक स्टेट में है उसमें भी यही हाल है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जुडिशरी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा उसका जो है ये किया उन्होंने। तो एक जो उन्होंने स्टार्ट किया, तो हम उम्मीद ये रखें कि बाकी लोग भी जो आवेंगे इसको एडहियर करेंगे और ये अपने दिमाग में रखेंगे। अभी आप देखिए, जैसे जस्टिस गोगोई ने जस्टिस गवई को जब अपॉइंट करते हुए कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 1 decade that a scheduled caste is being appointed as a judge of the Supreme Court, क्या ये शर्म की बात नहीं थी? और अगर किया भी तो क्या ये पॉइंट आउट करने की बात थी? और उसके पहले जो बने हैं वो जस्टिस बालकृष्णा, वो भी बने क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे उस समय वो ही पुट हिज फुट डाउन कि जब तक आप जो है अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे एक SC ST का, मैं लिस्ट नहीं क्लियर करूंगा। तब जाके जब उनका नाम आया उन्होंने क्लियर किया और बाकी लिस्ट क्लियर किया। ये जस्टिस के, सॉरी, ये प्रेसिडेंट KR नारायण की देन है, जो केरला के थे, जो हिमसेल्फ केम फ्रॉम दैट कम्युनिटी। तो ये एक कैरेक्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड कि क्या हो रहा है। ये अब बात सही है कि जो भी कल लिस्ट ये बाहर निकली, चाहे वो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेकर हो, चाहे फिर ओबीसी और SC STs के कॉम्पोजिशन को लेकर हो, एसेट्स को लेकर हो, आज एक बड़ा संदेश संजीव खन्ना ने जाते जाते पूरे देश को क्या दिया है, और न्यायपालिका के सामने भी किस तरीके की अब चुनौती वो और आगे देखते हुए समझे जाएंगे। देखिए, संजीव खन्ना डिड नॉट लिव अप टू द प्रॉमिस ऑफ हिज अंकल, है ना, ये तो कहना पड़ेगा। 2-3 जगह हम लोगों को, जो एक्टिविस्ट लोग भी हैं, एक थोड़ा सा वो है, एक तो है कि ये करीब करीब अच्छा भी जो किया वो भी बोलेंगे, लैंडमार्क जो लोगों को समझ में आता है कि वो पहले दिन इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे थे, उस दिन उन्होंने नहीं पास किया। उसके बाद खूब जम के जो है इन लोगों ने धावा बोला, उनके ऊपर पर्सनल क्रिटिसिज्म किया। तो दूसरे दिन भी जब है वो मना लिए कि नहीं, हम हमारी पूरी बात नहीं करने दीजिए, कल आप हमको केवल आधा घंटा दीजिए। तो बोले ठीक है, आधा घंटा आपको, 5 मिनट दो। फिर उसके बाद फिर टलवा लिया। तो जब ये मैटर आया तो ही शुड हैव पास सम ऑर्डर, क्यों कि हिज वर्ड इज हिज ऑनर। जब आप उस दिन पास करा रहे थे और जब सरकार, सॉलिसिटर जनरल ने टलवा लिया, टलवाते टलवाते आप एक इस स्टेज पर ले आए कि हम नहीं पास करेंगे, अगला चीफ जस्टिस उसको देखेगा। तो दैट आई वुड रैंक एज, एंड दिस वाज अ माने पीरियड टू स्टैंड फर्म कि व्हाट एवर इज राइट, जो भी आपको समझ में आवे, बिकॉज इट इन्वॉल्व 2 रिलीजन विच वेर एट क्रॉस रोड्स। बिल्कुल। तो ये उनको
विल बी रिमेम्बर्ड ऑल्सो। जैसे वो शेक्सपियर की कहावत है ना कि द गुड दैट मैन डू आर इंटर्न विद देयर दिस थिंग एंड व्हाट इविल इज रिमेम्बर्ड, तो वही हाल है। दूसरा, जब इलेक्शन कमीशन का जब आया तो वो पहले भी जो है बैलेट से डिनाई कर दिए। सेकंड टाइम जब इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं मानी, जो उन्होंने ऑर्डर पास किया था अप्रैल 2024 का, उसको उन्होंने टोटली डिफाई किया। उसके बाद फिर मामला आया तो फिर उसको टाल दिया गया, और उसके अंदर में जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट के लिए नहीं छोड़ा। नहीं, लेकिन जब इनकी और लेगेसी का कंपैरिजन नहीं, चंद्रचूड़ एक साहब, अच्छी बात सुनिए सुनिए, एक अच्छी बात जो है ये दो तो, एक जो खुदाई ये लोग कर रहे थे हर एक उसके ऊपर, और हर एक टेम्पल के नीचे जो है ये कह रहे थे कि इसको रेक ओपन कर रहे थे, तो उसको जो है उन्होंने कहा कि आप केस फाइल करिए बट नन ऑफ दीज केसेस विल बी हर्ड। लेकिन उस केस को भी इन्होंने डिसाइड नहीं किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में, वेदर यू कैन रीओपन एनी अदर रिलीजियस मैटर और नॉट, लेकिन उसको वहां तक रोका। तो मिक्स्ड बैग, ही इज गोइंग, एक ट्रांसपेरेंसी के ऊपर तो खैर ही स्कोर्स ओवर व्हाट हैज नॉट बीन डन। असली तो विरासत एक, क्या हो? मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि असली विरासत अगर जस्टिस संजीव खन्ना की याद की जाएगी तो क्या ये डिस्क्लोजर्स होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने देर शाम इसको लेकर डिस्क्लोजर्स किए और पारदर्शिता लाने की कोशिश की, क्या यही इसी तरीके से वो जाने जाएंगे? हाँ, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल्सो इंकरेजिंग डाइवर्सिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये दो चीजें इनकी जो है ये लेगेसी जो है रहेगी। क्योंकि हर जज की कुछ तो लेगेसी रहती है ना। अब जैसे चंद्रचूड़ को बड़ी चिंता थी कि हाउ विल आई बी रिमेम्बर्ड, व्हाट विल बी माय लेगेसी, तो उनकी पूरी लेगेसी बीबीसी के मैं इंटरव्यू में। आपसे यही सवाल भी कर रही थी कि चंद्रचूड़ साहब का जब रिटायरमेंट हो रहा था उस समय हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, आप तो उसका बहुत एक मुख्य अंग थे उन सारे कार्यक्रमों का, और लगातार उनकी आलोचना हो रही थी, चाहे वो उनका आरती करना हो, चाहे फिर उन्होंने जो अपने जजमेंट्स के बारे में बोला हो कि मैं तो भगवान से सुन के और तब ये सब जजमेंट्स लिखता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी थी उल जलूल उन्होंने की जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी किसी को। तो अगर चंद्रचूड़ साहब के कंपैरिजन में देखेंगे तो आप कितने नंबर देंगे जस्टिस संजीव खन्ना को, जिस तरीके से और जिस तरीके की लेगेसी वो छोड़कर जा रहे हैं न्यायपालिका? नहीं नहीं, देखिए नंबर तो देना ये नहीं होगा, बट एक बात है कि ही डिड नॉट मेक एनी ब्लंडर्स, एनी एरर्स ऑफ अ मेजर वे। ठीक है, उन्होंने कंप्लीट वो नहीं किया, अग्रेसिवली नहीं किया। अभी जैसे जस्टिस ओखा लिखते हैं या जस्टिस गवाई ने बुलडोजर वाले पर लिखा, तो एक होता है कि हाँ भाई अपने तरफ से इन्होंने कंप्लीट जस्टिस की। या इलाहाबादिया वाले में ओखा साहब ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लिखा। तो हमें इस तरह के जजमेंट्स चाहिए, इस देश को बहुत जरूरत है। देखिए, आज अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जो है उनका अपॉइंटमेंट जो है वो पूरा रिपब्लिकन्स लोगों ने किया है, तो 6-3 वो डाउन है। लेकिन वहां भी जजेस अगर ट्रंप के से बचा रहे हैं तो वही जजेस बचा रहे हैं। एक केस में 9-0 से ट्रंप के खिलाफ उन्होंने ऑर्डर पास किया, एक केस में 7-2 उन्होंने पास किया। और नीचे की जो पूरी जुडिशरी है वो जो है करीब 70-80 केसेस में जो है उन्होंने इंजंक्शन दिया है अगेंस्ट ट्रंप। तो आज अगर अमेरिका की दादागिरी या ऑटोक्रेसी या जाति से, अगर ट्रंप की जाति से कोई बचा रहा है लोगों को, तो वो जुडिशरी है। और उसके साथ साथ बहुत सारे वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इन केसों को, मतलब कि कुछ तो मैं कल आज हैरान था कि एक लेडी थी वो कह रही थी कि वो ट्रंप के ओथ लेने के पहले ही से हम लोग ये केसेस तैयार करने लगे कि ये आएगा तो ये जरूर ये सब शातिरपना करेगा, और दे एंटिसिपेटेड और वो सब सही निकला। सो दे वर प्रिपेयर्ड फॉर हिज दिस थिंग, और एक एक करके उन्होंने केस डाला। तो आज जो मेरा ये सोचना है कि ऑपोजिशन को हर जगह जो है एक लीगल सेल, जुडिश, आप अगर देश को अंत में जब लड़ाई होती है तो कौन बचाता है? वकील बचाते हैं। हर जगह इन लोगों को, जो उनके फेवरेबल लोग हैं, जो कि संपन्न लोग हैं, उनको कांटेक्ट करके जो है एक समूह बनाना चाहिए। जैसे आप कपिल सिब्बल को देखते हैं, दो जो भी वो ग्रुप ऑफ 32 या जो भी था 23 में रह के वो कांग्रेस से निकल गए,
लेकिन आज भी अगर विपत्ति आती है तो वो बैठा के एक टाउन हॉल अपने घर ही में करते हैं, नेहा को भी बुला लेते हैं और संजय शर्मा को भी बुला लेते हैं और केस भी लड़ देते हैं। तो इस तरह का एक लॉयर्स कलेक्टिव बनना चाहिए जो कि जो है ये सरकार के ऑनस्लॉट के खिलाफ जो है लोगों को प्रोटेक्ट करे, और जजों को भी फिर उससे जो है बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि देखिए एक वकीलों का भी समूह है जो कि ये चाहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट हो, न कि एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी पर हावी बने। आज के तारीख में लड़ाई तो यही है, वो मोदी जी तो हों, किरण रिजिजू हों, या वाइस प्रेसिडेंट हों, या उमाकांत ये सॉरी निशिकांत हों, सबका यही कहना है, वी आर इलेक्टेड, यू आर नॉमिनेटेड, यू आर सेलेक्टेड, हु आर यू? तो एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम। अब इस बात को इनके भेजे में डालना है कि यू आर नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जब तक नहीं समझ में आवेगा तब तक इन जजों को भी जो है, और अंत में मैं एक बात कहूंगा, अनलेस एंड अनटिल ही डज नॉट पास अ कंडेमेबल ऑर्डर अगेंस्ट निशिकांत, तो ये भी होगा कि इन्होंने उसको कंटेम्प्ट में जो है छोड़ दिया। मैं इसको अच्छा नहीं मानूंगा कि आवर शोल्डर्स आर टू ब्रॉड, लेकिन इतना ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए आपका शोल्डर कि आपको जो मन में आए, और वो भी एक सांसद इस तरह की बात कह के चला जाए कि आप जो है देश के जो है सिविल वॉर और टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। दिस विल ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड एंड आई सिंसियरली होप, क्योंकि एक बात मैंने देखा है कि जस्टिस खन्ना इज अ नो नॉनसेंस पर्सन। उनके कोर्ट में वो कितना भी हो, वो अपनी बात जो है बड़े ऊंची आवाज में वो रखते हैं और वो बोलते हैं और किसी को कभी भी नहीं टॉलरेट करते। तो उनकी जो है, मैं आई एम ईगरली अवेटिंग कि इन्होंने कहा है कि बट आई विल पास एन ऑर्डर, तो आई होप दैट ऑर्डर विल बी हिज रियल लेगेसी। बस मैं इतना ही बोल के इसको खत्म करता हूँ। जी, चलिए तो देखना होगा, कुछ ही दिन बचे हैं संजीव खन्ना के रिटायर होने के, लेकिन जो डिस्क्लोजर्स कल रात को किए हैं, वो वाक़ई में एक ऐसी लिस्ट है जो शायद पूरा देश देखना चाह रहा था, और जाते-जाते उस लिस्ट को पूरे देश के सामने उन्होंने कर दिया। और ये जो आरोप बार-बार लग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी नहीं है, तो कम से कम अपने टेन्योर में उन्होंने ये सारे खुलासे करके लोगों को ये दिखा दिया कि मैं पारदर्शिता में विश्वास रखता हूं, और शायद इसी के लिए वो जाने जाएंगे आने वाले दिनों में भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।